जय हिंद। मौर्य एम्पायर के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी अशोक के पिलर एडिक्ट्स के बारे में। मौर्य एम्पायर की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम बात करेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की कहानी क्या रही उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम बात करेंगे 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट के बारे में। मौर्य एम्पायर के अंदर स्टेट के 7 एलिमेंट्स देखने को मिलते थे। कौन कौन से 7 एलिमेंट्स देखने को मिलते थे उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। जैसे हम बात करेंगे स्वामिन के बारे में। स्वामिन बेसिकली किंग को बुलाया जाता था, राजा को बुलाया जाता था। स्वामिन के बाद हम बात करेंगे अमात्य के बारे में, और अमात्य बेसिकली हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को बुलाया जाता था। और फाइनली हम पढ़ेंगे दुर्ग के बारे में, और दुर्ग बेसिकली फोर्टिफाइड कैपिटल को बुलाया जाता था। इन सभी 7 एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर बात करें तो इतना हमें ऑलरेडी समझ में आता है कि जब भी कोई पावरफुल एम्पायर देखने को मिलता है उसमें एक लंबा चौड़ा एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। जब भी कोई पावरफुल एम्पायर देखने को मिलता है उसमें खूब सारे इनोवेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये जो इनोवेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस एम्पायर के पावरफुल होने में। और यही कहानी रही मॉडर्न एम्पायर की। मॉडर्न एम्पायर के अंदर भी खूब सारे इनोवेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस देखने को मिले। मॉडर्न एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने आप में बेहद इलेबोरेट हुआ करता था, वो अपने आप में बेहद लंबा चौड़ा हुआ करता था। ये जो मॉडर्न एम्पायर है इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन हाईली सेंट्रलाइज्ड हुआ करता था। हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखने को मिलता था इस मॉडर्न एम्पायर के अंदर। मॉडर्न एम्पायर के अंदर एक लंबा चौड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम देखने को मिलता था। ये जो मॉडर्न एम्पायर है इसके अंदर किंग यूज्ड टू बी ऑल पावरफुल। किंग वाज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल पावर्स। किंग फाउंटेन हेड हुआ करता था सभी पावर्स का, लेकिन इस किंग को असिस्ट करने के लिए एक लंबा चौड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम देखने को मिलता था। ये जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है इसमें खूब सारे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स देखने को मिलते थे जिनको अमात्य बुलाया जाता था। और ये जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं इनको असिस्ट करने के लिए और बहुत सारे ऑफिशियल्स देखने को मिलते थे इस मॉडर्न एम्पायर के अंदर। किंग हालांकि फाउंटेन हेड हुआ करता था सभी पावर्स का, सारी पावर्स जो हैं वो किंग के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड हुआ करती थी, लेकिन इस किंग को असिस्ट करने के लिए एक लंबा चौड़ा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता था इस मॉडर्न एम्पायर के अंदर। और ये जो राजा है, ये जो किंग है, ये रूल करता था पैटर्नल डेस्पोटिज्म के तहत। पैटर्नल डेस्पोटिज्म का मतलब कि राजा जो है वो फादरली फिगर के तौर पर रूल किया करता था, डिवाइन रूल देखने को नहीं मिलता था। राजा को भगवान के साथ में कंपेयर करके नहीं देखा जाता था। राजा जो है वो पैटर्नल डेस्पोटिज्म के तहत फादरली फिगर के तौर पर रूल किया करता था। अगर बात करें स्पेसिफिकली अशोका के बारे में, तो अशोका का जो एम्पायर था वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड हुआ करता था। अशोका का जो एम्पायर था वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड हुआ करता था, और हर एक प्रोविंस को गवर्न करने के लिए, हर एक प्रोविंस को मैनेज करने के लिए एक वाइसरॉय देखने को मिलता था। अशोका का जो एम्पायर है वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड हुआ करता था, और हर एक प्रोविंस को गवर्न करने के लिए एक वाइसरॉय देखने को मिलता था। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें बात की गई है सप्तांग राज्य के कॉन्सेप्ट के बारे में। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अंदर बात की है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्तांग राज्य के बारे में। और ये जो सप्तांग राज्य का कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है? ये कहता है कि स्टेट के अंदर 7 अंग देखने को मिलते हैं, स्टेट के अंदर 7 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 7 अंग या फिर एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं एक स्टेट के अंदर? एक तो देखने को मिलता है स्वामिन, स्वामिन या फिर स्वामी या फिर किंग। किसी भी स्टेट में एक स्वामिन देखने को मिलता है, एक किंग देखने को मिलता है। स्वामिन के अलावा स्टेट के अंदर अमात्य देखने को मिलते हैं, और अमात्य बेसिकली हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को बुलाया जाता है। स्वामिन और अमात्य के अलावा किसी भी स्टेट का एक जनपद होता है, एक टेरिटरी होती है, और उस टेरिटरी में एक पॉपुलेशन रहती है, एक प्रजा रहती है। जनपद के अलावा किसी भी स्टेट में
एक दुर्ग देखने को मिलता है, एक फोर्टिफाइड कैपिटल देखने को मिलती है। दुर्ग के अलावा किसी भी स्टेट के पास में अपना एक कोष होता है, अपनी एक ट्रेजरी होती है, अपना एक रुपया पैसा होता है। कोष के अलावा किसी भी स्टेट में दंड देखने को मिलता है, बल देखने को मिलता है, या एक जस्टिस सिस्टम देखने को मिलता है। और दंड या फिर बल के अलावा किसी भी स्टेट के पास में कुछ मित्र होते हैं, कुछ अलाइज होते हैं। तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अंदर बात की अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्तांग राज्य। और सप्तांग राज्य का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि स्टेट के 7 एलिमेंट्स होते हैं, स्टेट के 7 अंग होते हैं। कौन कौन से 7 अंग होते हैं? एक स्वामिन या फिर किंग, दूसरा अमात्य या फिर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, तीसरा जनपद या फिर टेरिटरी एंड द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, चौथा दुर्ग या फिर फोर्टिफाइड कैपिटल, पांचवा कोष या फिर ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, छठवां दंड, बल या फिर जस्टिस सिस्टम ऑफ द स्टेट, और सातवां मित्र या फिर अलाइज ऑफ द स्टेट। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली चीजें यहां तक आपको समझ में आई होंगी। अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, स्टेट के 7 एलिमेंट्स की बात की कौटिल्य ने। ये जो 7 एलिमेंट्स हैं इनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वामिन के बारे में या फिर किंग के बारे में। और ये जो स्वामिन है, ये जो किंग है, ही इज द सोल ऑफ ऑल दी 7 एलिमेंट्स। स्टेट के ये जो 7 एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, इनका सोल, इनकी आत्मा किसे बुलाया गया? स्वामिन को बुलाया गया, किंग को बुलाया गया। आप खुद ही समझ सकते हो कि स्टेट में बाकी सब कुछ है, राजा नहीं है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो सोल है, वो मिसिंग है। तो स्वामिन को, किंग को सोल बुलाया गया इन सभी 7 एलिमेंट्स का। और कौटिल्य ने राजा को क्या बुलाया? किंग को क्या बुलाया? कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवक्ता बुलाया। क्या बुलाया? धर्म प्रवक्ता बुलाया। धर्म प्रवक्ता का मतलब प्रोमलगेटर ऑफ सोशल ऑर्डर। राज्य में जो भी सोशल ऑर्डर रहने वाला है, जो भी लॉज रहने वाले हैं, जो भी डिक्रीज रहने वाली हैं, जो भी तौर तरीके रहने वाले हैं, उनको प्रोमलगेट कौन करेगा? उनको लेकर कौन आएगा? राजा लेकर आएगा। तो कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवक्ता बुलाया। क्यों बुलाया? बिकॉज राजा जो है वो राजासना, वो रॉयल डिक्रीज को इश्यू करता है। राजा जो है वो एंशिएंट रूल्स और कस्टम्स को मेंटेन करता है। तो कौटिल्य ने राजा को क्या बुलाया? धर्म प्रवक्ता बुलाया। ये जो राजा है, इसको असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखने को मिलते थे। राजा को असिस्ट करने के लिए, एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखने को मिलते थे। लेकिन सारी पावर किसके हाथ में होती थी? राजा के हाथ में होती थी। फाइनल डिसीजन कौन लेता था? राजा लेता था। इनफैक्ट मॉडर्न एम्पायर के दौरान मेंशन मिलता है कि राजा से ये उम्मीद की जाती है कि राजा जो है वो एक्सेसिबल हो, राजा जो है वो अजाइल हो, राजा जो है वो अप्रोचेबल हो टू द ऑफिशियल्स एट ऑल टाइम। जो भी ऑफिशियल्स हैं वो राजा को कभी भी अप्रोच कर पाए, कभी भी पॉलिसीज को लेके, राज्य को लेके कोई भी डिस्कशन कर पाए। राजा ओपन होना चाहिए, राजा एक्सेसिबल होना चाहिए, राजा अप्रोचेबल होना चाहिए। राजा अपनी प्रजा से और अपने ऑफिशियल से दूर नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अशोक के जो रॉक एडिक्ट्स हैं उनके ऊपर मेंशन देखने को मिलता है, लिखा हुआ मिलता है कि इवन कॉमन पीपल कैन मीट हिम एनी टाइम। अशोक के रॉक एडिक्ट्स के ऊपर यह बताया गया है कि अशोक इतना अप्रोचेबल था कि जो आम जनता थी, जो आम लोग थे, वो भी अशोक को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मिल सकते थे। और ये एक तरीका था अशोक का अपने लोगों के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने का। अशोक के जो रॉक एडिक्ट्स हैं उन पे ये भी बताया गया है
कि ऑल सब्जेक्ट्स वर लाइक हिज चिल्ड्रन। अशोक ने अपनी पूरी प्रजा को अपने बच्चों के जैसे ट्रीट किया। और बच्चों के लिए माता पिता हमेशा एक्सेसिबल होते हैं, अप्रोचेबल होते हैं। बच्चों के लिए माता पिता जो सबसे बेहतर चीज होती है वो करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये जो पैटर्नल डेस्पोटिज्म है, ये जो फादरली फिगर है वो रिफ्लेक्ट होती है, वो दिखाई देती है। लेकिन हाँ, मौर्यन एम्पायर के अंदर ये बताया गया, ये कहा गया कि राजा जो है वो अप्रोचेबल होना चाहिए अपनी प्रजा के लिए, वो एक्सेसिबल होना चाहिए अपने ऑफिशियल्स के लिए। लेकिन राजा अप्रोचेबल है इसका मतलब ये नहीं है कि राजा की सेफ्टी के साथ में, राजा की लाइफ के साथ में, राजा की पोजीशन के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। मॉडर्न टाइम्स के दौरान राजा की लाइफ को सेफगार्ड करने के लिए, राजा की पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लंबा चौड़ा विजिलेंस का सिस्टम भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉडर्न टाइम्स के दौरान मल्टीपल सीक्रेट इमरजेंसी एग्जिट्स देखने को मिलती हैं। अगर राजा की लाइफ को, राजा की पोजीशन को कोई खतरा हो तो राजा को बचाने के लिए मल्टीपल सीक्रेट इमरजेंसी एग्जिट्स देखने को मिलती हैं। डिफरेंट एग्जामिनेशन की टेक्निक्स देखने को मिलती हैं। एक तरीके से मॉक ड्रिल्स को कंडक्ट किया जाता था कि अगर राजा के ऊपर कभी खतरा आए तो किस तरीके से उस खतरे से डील करना है। जो बड़ी बात है, मॉडर्न टाइम्स के दौरान फीमेल पर्सनल बॉडीगार्ड्स देखने को मिलते थे। फीमेल पर्सनल बॉडीगार्ड्स ऑफ किंग देखने को मिलते थे मॉडर्न टाइम्स के दौरान। और ये अपने आप में सिग्निफिकेंट बात है। राजा की प्रोटेक्शन के लिए एक लंबा चौड़ा नेटवर्क ऑफ स्पाइस भी मॉडर्न एम्पायर के दौरान देखने को मिलता था। और ये जो स्पाइस हैं, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता था। कौन कौन सी दो कैटेगरीज? एक हुआ करते थे संस्था। संस्था बेसिकली स्टेशनरी स्पाइस हुआ करते थे। ऐसे स्पाइस जो कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही रहते थे। और दूसरे होते थे संचार। संचार बेसिकली वॉन्डरिंग स्पाइस हुआ करते थे। ऐसे स्पाइस जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक वॉन्डर करते थे, घूमते थे और जानकारी को इकट्ठा किया करते थे। तो राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लंबा चौड़ा नेटवर्क ऑफ स्पाइस देखने को मिलता था इस मॉडर्न एम्पायर के दौरान। और ये जो स्पाइस हैं, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता था। एक होते थे संस्था स्टेशनरी स्पाइस और दूसरे होते थे संचार वॉन्डरिंग स्पाइस। इसके अलावा मल्टीपल सीक्रेट इमरजेंसी एग्जिट्स देखने को मिलती थी, एग्जामिनेशन की टेक्निक्स देखने को मिलती थी, और जो बड़ी बात है, फीमेल पर्सनल बॉडीगार्ड्स भी देखने को मिलते थे मौर्यन एम्पायर के दौरान। इनफैक्ट चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, उनके पास में एक लंबी चौड़ी स्पाइस की बॉडी हुआ करती थी। और ये जो बॉडी ऑफ स्पाइस हुआ करती थी, इसको ओवरसीयर्स बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? ओवरसीयर्स बुलाया जाता था। और ये जो स्पाइस हैं, ये जो ओवरसीयर्स हैं, इनका काम क्या होता था? इनका काम ये होता था कि किंगडम के अंदर और बाहर जो भी इवेंट्स अकर हो रहे हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, उनके ऊपर निगरानी रखना और उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चंद्रगुप्त को या फिर ये कहें कि राजा को प्रोवाइड करना। ये जो बॉडी ऑफ स्पाइस है जिसको ओवरसीयर्स बुलाया जा रहा है, इसी को स्ट्रेबो क्या बुलाया करता थे? इसी को स्ट्रेबो एपहोरी बुलाया करते थे। स्ट्रेबो कौन है? होपफुली आपको पता होगा, कई बार ये नाम आता है। स्ट्रेबो, ये जो बॉडी ऑफ स्पाइस है, इसको क्या बुलाया करते थे? एपहोरी बुलाया करते थे। और डियोडोरस इस बॉडी ऑफ स्पाइस को क्या बुलाया करते थे? एपिस्कोपी बुलाया करते थे। क्या बुलाया करते थे? एपिस्कोपी बुलाया करते थे। इनफैक्ट मॉडर्न टाइम्स के दौरान मेंशन मिलता है पति वेदकास का और पुलिसनी का। पति वेदकास और पुलिसनी कौन हुआ करते थे? ये बेसिकली राजा के स्पेशल रिपोर्टर्स हुआ करते थे। और इनका काम क्या होता था? इनका काम होता था पब्लिक ओपिनियन की जानकारी, पब्लिक ओपिनियन की इंफॉर्मेशन राजा को देना। बेहद सिंपल और इजी सी बात है। स्वामिन, किंग सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हुआ करता था, सोल हुआ करता था स्टेट का। कौटिल्य ने राजा को क्या बुलाया? कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवक्ता बुलाया। धर्म प्रवक्ता का मतलब प्रोमलगेटर ऑफ सोशल ऑर्डर। ये जो राजा है, इसको असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे, लेकिन फाइनल डिसीजन कौन लेता था? राजा ही लेता था। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ये कहा गया कि राजा जो है वो एक्सेसिबल होना चाहिए, वो अप्रोचेबल होना चाहिए अपनी प्रजा के लिए, अपने ऑफिशियल्स के लिए, लेकिन साथ ही साथ
राजा की लाइफ को, राजा की पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लंबा चौड़ा नेटवर्क ऑफ विजिलेंस भी देखने को मिलता है इस मौर्यन एम्पायर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे सीक्रेट इमरजेंसी एग्जिट्स देखने को मिलते हैं, फीमेल पर्सनल बॉडीगार्ड्स तक देखने को मिलते हैं, एक लंबा चौड़ा नेटवर्क ऑफ स्पाइस देखने को मिलता है। ये जो स्पाइस हैं, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता था। एक होते थे संस्था, बेसिकली स्टेशनरी स्पाइस, और दूसरे होते थे संचार, वॉन्डरिंग स्पाइस। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, एक लंबी चौड़ी बॉडी ऑफ स्पाइस को मेंटेन किया करते थे, जिसको ओवरसीयर्स बुलाया जाता था। और ये जो ओवरसीयर्स हैं, इनका काम क्या होता था? इनका काम होता था किंगडम के अंदर और बाहर जो भी इवेंट्स अकर हो रहे हैं, उनके ऊपर निगरानी रखना और राजा को उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देना। इनफैक्ट मॉडर्न टाइम्स के दौरान पति वेदकास देखने को मिलते थे, जो कि किंग के स्पेशल रिपोर्टर्स हुआ करते थे, जिनका काम होता था राजा को पब्लिक ओपिनियन की इंफॉर्मेशन देना, जानकारी देना। स्वामिन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स देखने को मिलते थे, उनको बुलाया जाता था अमात्य। अमात्य जो हैं, वो मॉडर्न एम्पायर के अंदर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हुआ करते थे। राजा जो है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया करता था। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनको क्या बुलाया जाता था? इनको मंत्री परिषद बुलाया जाता था। राजा जो है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया करता था, और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनको क्या बुलाया जाता था? इनको मंत्री परिषद बुलाया जाता था। अच्छा, इस मंत्री परिषद के अलावा एक मंत्रा परिषद भी हुआ करती थी। और ये जो मंत्रा परिषद है, ये बेहद छोटी कंसल्टेटिव बॉडी हुआ करती थी मंत्रीज की। जैसे आज की डेट में एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, जिसको मंत्री परिषद बुला रहे हैं, और एक आपने सुना होगा किचन कैबिनेट होती है। आज की डेट में जो किचन कैबिनेट देखने को मिलती है, लगभग कुछ कुछ वैसी ही मंत्रा परिषद नाम की बॉडी हुआ करती थी इस मॉडर्न एम्पायर के अंदर। अगर समझने के लिए कहें तो एक बड़ी बॉडी है जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की है, जिसको मंत्री परिषद बुला रहे हैं, और एक बहुत छोटी क्लोज्ड ग्रुप वाली बॉडी है, राजा के जो सबसे करीबी लोग हैं, जिनके पास में राजा इमीडिएटली जाएगा और कोई भी एडवाइस लेगा, वो जो छोटी क्लोज्ड बॉडी है, उसको क्या बुलाया जाता था? उसको मंत्रा परिषद बुलाया जाता था। ये जो मंत्री परिषद है, ये अपने आप में बेहद इंफ्लुएंशियल बॉडी हुआ करती थी। जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हुआ करते थे, उनके ऊपर राजों को एडवाइस दिया करती थी, और इसके अलावा स्टेट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुआ करते थे, उनके रिगार्डिंग भी एडवाइस देने का काम किसका होता था? मंत्री परिषद का होता था। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हुआ करती थी किंगडम के अंदर, उन सब पे राजा को एडवाइस करने का काम, राजा को असिस्ट करने का काम किसका होता था? मंत्री परिषद का होता था। और मंत्री परिषद अगर इतनी इंफ्लुएंशियल है, तो आप सोच सकते हो कि मंत्रा परिषद जो है, वो बेहद ज्यादा इंफ्लुएंशियल बॉडी हुआ करती थी। बिकॉज मंत्रा परिषद क्या है? मंत्रा परिषद तो वो है जो एकदम क्लोज्ड ग्रुप है राजा का, तो इसका इन्फ्लुएंस तो बहुत ही ज्यादा होता होगा। अच्छा, इस मंत्री परिषद के अलावा एक और बॉडी देखने को मिलती थी, जिसको निकाया बुलाया जाता था। निकाया बेसिकली ट्रेन्ड ऑफिशियल्स की बॉडी हुआ करती थी। किंगडम के अंदर जो भी ऑर्डिनरी अफेयर्स हुआ करते थे, जो भी डे टू डे बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेशन के कामकाज हुआ करते थे, उनको देखने के लिए एक बॉडी देखने को मिलती थी, निकायाज। और ये जो निकायाज है, ये बेसिकली ट्रेन्ड ऑफिशियल्स की बॉडी हुआ करती थी। ऐसे समझ सकते हो कि ऊपर मंत्री परिषद बैठा हुआ है, जिसका काम क्या है? जिसका काम है राजा को, किंग को एडवाइस करना। लेकिन किंगडम के अंदर जो भी डे टू डे बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेशन का कामकाज है, उसको देखने के लिए एक अलग बॉडी है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है निकाया। और ये जो निकायाज हैं, इसमें ट्रेन्ड ऑफिशियल्स देखने को मिलते थे। इनफैक्ट कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर बात की गई है 18 तीरथ्स के बारे में। ये जो तीरथ्स हैं, ये सेंटर में हाईएस्ट फंक्शनरीज हुआ करते थे। किंगडम के सेंटर में, या फिर ये कहें कि राजा के इर्द गिर्द जो हाईएस्ट फंक्शनरीज हुआ करते थे, उनको तीरथ्स बुलाया जाता था, और ये 18 हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक मंत्री होता था, एक चीफ मिनिस्टर होता था। मंत्री परिषद में भी एक सबसे बड़ा मिनिस्टर है, मंत्री है। एक पुरोहित हुआ करता था, जो कि हाई प्रीस्ट हुआ करता था। और मंत्री और पुरोहित दोनों की ही इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हुआ करती थी। एक युवराज हुआ करता था।
युवराज बेसिकली हेयर अपेरेंट हुआ करता था। राजा के जाने के बाद कौन राजा बनेगा उसको युवराज बुलाया जाता था। एक सेनापति हुआ करता था, सेनापति बेसिकली कमांडर इन चीफ हुआ करता था। तो ऐसे 18 तीरथ्स, ऐसे 18 हाईएस्ट फंक्शनरीज भी देखने को मिलते थे। इन तीरथ्स के अलावा कुछ अदर ऑफिशियल्स भी देखने को मिलते थे जिनको इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज का इंचार्ज बनाया जाता था। जैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हुआ करते थे, ऑफिशियल्स हुआ करते थे, उनको अमात्य बुलाया जाता था। इन अमात्य के अलावा महामताज हुआ करते थे। महामताज के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। एक धम्म महामताज हुआ करते थे जिनका काम क्या होता था, जिनका काम होता था धर्म को प्रीच करना, धर्म को प्रोपोगेट करना। तो महामताज हुआ करते थे। और महामताज के अलावा अध्यक्ष हुआ करते थे। सबसे ऊपर तो बैठे हुए हैं ये 18 तीरथ्स, इनके नीचे अदर ऑफिशियल्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे अमात्य देखने को मिल रहे हैं, महामताज देखने को मिल रहे हैं, अध्यक्ष देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बात की है 27 अध्यक्षों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल बात की है नगर अध्यक्ष के बारे में। ये जो नगर अध्यक्ष है, नाम से ही क्लियर है, इसका काम क्या था, जो भी टाउन है, जो भी सिटी है, उसको मैनेज करना, उसको गवर्न करना। शहरों को, टाउन्स को, सिटीज को मैनेज करने का काम किसका होता था, नगर अध्यक्ष का होता था। नगर अध्यक्ष के अलावा बाल अध्यक्ष देखने को मिलते थे। ये जो बाल अध्यक्ष हैं, इनका काम होता था मिलिट्री की देखरेख करना। मिलिट्री की देखरेख करना किसका काम होता था, बाल अध्यक्ष का काम होता था। तो ऐसे 27 अध्यक्ष देखने को मिलते थे। अच्छा, ये जो अध्यक्ष हैं, ये जो महामताज हैं, ये जो तीरथ्स हैं, इनके अलावा खूब सारे एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स भी देखने को मिलते थे। ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स देखने को मिलते थे, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल हुआ करता था समहर्त्री। ये जो समहर्त्री है, ये चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू हुआ करता था। रेवेन्यू कलेक्शन का पूरी जिम्मेदारी, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी, समहर्त्री की होती थी। समहर्त्री के अलावा समनिधत्री भी होता था। समनिधत्री ट्रेजरर हुआ करता था। ये जो समनिधत्री है, इसके अलावा एक अक्षपतला भी हुआ करता था। ये जो अक्षपतला है, ये बेसिकली रिकॉर्ड्स कम ऑडिट ऑफिसर हुआ करता था। और एक धौवरिका भी हुआ करता था। ये जो धौवरिका है, ये चीफ ऑफ पैलेस अटेंडेंट्स हुआ करता था। जो राजमहल होता था, उसमें जितने भी कामकाज करने वाले लोग होते थे, उनका जो चीफ होता था, उसको धौवरिका बुलाया जाता था। तो बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स भी देखने को मिलते थे। अच्छा, कौटिल्य ने बात की कि ये जितने भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, ये जितने भी अमात्य हैं, इनको ऐसे ही अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए। इनके अपॉइंटमेंट के लिए टेस्ट होने चाहिए, और जो इंसान उन टेस्ट पे खरा उतरे, उसी को अपॉइंट किया जाना चाहिए। टेस्ट जैसे कौटिल्य ने बात की धर्मोपद शुद्ध। धर्मोपद शुद्ध बेसिकली रिलीजियस टेस्ट हुआ करता था। किसी को सिविल या फिर क्रिमिनल जस्टिस के तहत अपॉइंट किया जाना है, तो पहले उसका रिलीजियस टेस्ट लो, देखो कि कहीं उसका किसी रिलीजन के प्रति इंक्लिनेशन तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हो सकता है वो सही डिसीजन ना दे। तो उस टेस्ट को क्या बुलाया जाता था, धर्मोपद शुद्ध बुलाया जाता था। इसके अलावा अर्थोपद शुद्ध। अर्थोपद शुद्ध बेसिकली मनी टेस्ट हुआ करता था, कि अगर कोई ऐसा अपॉइंटमेंट करना है जो कि एक्सचेकर से रिलेटेड है, जो कि रेवेन्यू से रिलेटेड है, तो पहले अर्थोपद शुद्ध नाम का ये जो मनी टेस्ट है, ये मनी टेस्ट लो। इसके अलावा भयोपद शुद्ध। भयोपद शुद्ध बेसिकली फियर टेस्ट हुआ करता था। किसी ऐसी जगह पर अपॉइंटमेंट करना है जहां आपको निडरता की जरूरत है, जहां आपको लड़ने वड़ने की जरूरत है, तो एक भयोपद शुद्ध टेस्ट किया जाता था, फियर टेस्ट किया जाता था। कामोपद शुद्ध, लव टेस्ट किया जाता था। अगर आपको प्लेजर गार्डन्स में अपॉइंट किया जाना है, तो फिर कामोपद शुद्ध लव टेस्ट आपका किया जाता था। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट भी कौटिल्य ने मेंशन किए। मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर देखने को मिलता था ये हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के अपॉइंटमेंट के लिए। देखो, इजी बातचीत है। मंत्री परिषद आपको समझ में आता है। मंत्रा परिषद अब आपको समझ में आना चाहिए। एक क्लोज्ड ग्रुप, एक छोटी बॉडी जिससे इमीडिएटली राजा कंसल्ट करेगा,
जिससे इमीडिएटली राजा बातचीत करेगा। इसके अलावा निकाय देखने को मिलते थे, ट्रेंड ऑफिशियल्स देखने को मिलते थे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ्स के बारे में बात की है, हाईएस्ट फंक्शनरीज के बारे में बात की है, जैसे मंत्री होता था, पुरोहित होता था, युवराज होता था, सेनापति होता था। इनके अलावा बहुत सारे और ऑफिशियल्स होते थे जिनको इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दिए जाते थे, जैसे अमात्य होते थे, महामताज होते थे, अध्यक्ष होते थे। कौटिल्य ने लगभग 27 अध्यक्षों का मेंशन किया है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स देखने को मिलते थे। और कौटिल्य ने यह भी बताया कि अगर आप हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को अपॉइंट करने वाले हो तो किसको अपॉइंट करना है, उसके लिए टेस्ट लेने की जरूरत है, और उन टेस्ट के बारे में भी कौटिल्य ने बातचीत की। इसके बाद हम बात करेंगे दुर्ग के बारे में, फोर्टिफाइड कैपिटल के बारे में। देखो, हमें ये तो समझ में आता है कि ये जो मौर्यंस हुआ करते थे, इनके पास में लंबी चौड़ी आर्मी हुआ करती थी। एक ग्रीक राइटर हुए जस्टिन, और जस्टिन का ये कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास में लगभग 6 लाख की इन्फेंट्री थी, 30,000 की कैवलरी थी, 9,000 एलिफेंट्स थे और 8,000 चैरियट्स थे। जस्टिन क्या कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त के पास में लगभग 6 लाख की इन्फेंट्री हुआ करती थी, 30,000 की कैवलरी हुआ करती थी, 9,000 एलिफेंट्स हुआ करते थे और 8,000 चैरियट्स हुआ करते थे। हालांकि ये जो नंबर है, ये ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोला गया है, लेकिन हमें इतना तो समझ में आता है कि मौर्यंस के पास में एक लंबी चौड़ी आर्मी हुआ करती थी। एक ऑफिशियल देखने को मिलता था जिसको अंत महामता बुलाया जाता था। ये जो अंत महामता है, इसकी जिम्मेदारी होती थी सिक्योरिटी ऑफ फ्रंटियर फोर्ट्स। फोर्ट के अंदर एक तरीके से जो मिलिट्री पोस्ट बनाई जाती थी, पूरे फोर्ट की रखवाली के लिए जो मिलिट्री पोस्ट बनाई जाती थी, जो फ्रंटियर फोर्ट होता था, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किस ऑफिशियल के हाथ में होती थी? अंत महामता के हाथ में होती थी। कौटिल्य ने इन डिटेल बात की है कि जो मेन फोर्ट है उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करवाया जाना चाहिए। कौटिल्य बताते हैं कि भैया ये मेन फोर्ट है, इसके बाद 3 और वॉल्स बनाओ और इनके बीच में गड्ढे रखो। ये जो गड्ढे हैं इनमें क्रोकोडाइल्स वगैरह रखो, मतलब ये जो मेन फोर्ट है ये बहुत इजीली एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। तो कौटिल्य ने इन डिटेल बताया कि मेन फोर्ट को किस तरीके से बनाया जाना चाहिए ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, ताकि उसको ब्रीच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो। कौटिल्य बात करते हैं कि राजा को एक स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब जरूरत पड़े तब लड़ने के लिए लोगों को बुलाया जाए, स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करो। और कौटिल्य ये कहते हैं कि ये जो आर्मी है इसमें सभी वर्ण के लोगों को रिक्रूट किया जाना चाहिए। अच्छा, एक तो अंत महामताज हैं, इनके अलावा सेनापति देखने को मिलते थे, नायक्स देखने को मिलते थे। इनफैक्ट मेगास्थनीस ने बात की है कि ये जो मौर्यन एम्पायर है इसमें वॉर ऑफिस देखने को मिलता था, और ये जो वॉर ऑफिस है इसमें 30 मेंबर्स हुआ करते थे। ये जो वॉर ऑफिस है 30 मेंबर्स की, इसको 6 बोर्ड्स में डिवाइड किया जाता था, और हर एक बोर्ड में कितने मेंबर्स देखने को मिलते थे? 5 मेंबर्स देखने को मिलते थे। और ये जो 6 बोर्ड्स हैं इनका काम होता था आर्मी की अलग अलग ब्रांचेस को एडमिनिस्टर करना। मेगास्थनीस बात कर रही है कि मौर्यन एम्पायर के अंदर एक वॉर ऑफिस देखने को मिलता था जिसमें 30 मेंबर्स हुआ करते थे। ये जो 30 मेंबर्स हैं, ये जो वॉर ऑफिस है, इसके अंदर 6 बोर्ड्स देखने को मिलते थे, और ये जो 6 बोर्ड्स हैं इनमें हर एक बोर्ड के ऊपर 5 मेंबर्स देखने को मिलते थे। बोर्ड्स की बात करें तो एक बोर्ड ऑफ एडमिरलिटी देखने को मिलता था, इंचार्ज ऑफ नेवी जो हुआ करते थे। हालांकि मेगास्थनीस बात करते हैं बोर्ड ऑफ एडमिरलिटी के बारे में, लेकिन कौटिल्य ने नेवी को कहीं भी मेंशन नहीं किया है। ये जो बोर्ड ऑफ एडमिरलिटी है, इसके अलावा एक बोर्ड ऑफ इन्फेंट्री देखने को मिलता था, और ये जो बोर्ड ऑफ इन्फेंट्री हुआ करता था इसके हेड हुआ करते थे पद अध्यक्ष या पदा अध्यक्ष जो हैं वो हेड हुआ करते थे इस बोर्ड ऑफ इन्फेंट्री के। एक बोर्ड ऑफ कैवलरी देखने को मिलता था और इसके हेड हुआ करते थे अश्व अध्यक्ष। भाई हॉर्सेस, तो बोर्ड ऑफ कैवलरी उसके हेड हुआ करते थे अश्व अध्यक्ष। फिर एक बोर्ड ऑफ वॉर चैरियट हुआ करता था, और ये जो बोर्ड ऑफ वॉर चैरियट है इसके हेड हुआ करते थे रथा अध्यक्ष या रथ अध्यक्ष। फिर एक बोर्ड ऑफ वॉर एलिफेंट्स हुआ करता था, और ये जो बोर्ड ऑफ वॉर एलिफेंट्स है इसके हेड हुआ करते थे हस्त अध्यक्ष। हस्त अध्यक्ष वाज द हेड ऑफ बोर्ड ऑफ वॉर एलिफेंट्स। और एक बोर्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट
एंड सुपरविजन ऑफ इक्विपमेंट हुआ करता था। तो मेगास्थनीज बात करते हैं कि एक वॉर ऑफिस हुआ करता था 30 मेंबर्स का, और ये जो 30 मेंबर्स का वॉर ऑफिस है इसके अंदर 6 बोर्ड्स देखने को मिलते थे, और ये जो 6 बोर्ड्स हैं इनमें हर एक में 5 मेंबर्स हुआ करते थे। इसके अलावा मेंशन मिलता है कई सारे पीरियोडिक ट्रूप्स का, कि जिनको समय समय पे बुलाया जाता था। जैसे मौला देखने को मिलते थे, मौला बेसिकली हेरिडेटरी वॉरियर्स को बुलाया जाता था। भर्तिकास देखने को मिलते थे, भर्तिकास बेसिकली मर्शनरीज को बुलाया जाता था। फॉरेस्ट ट्राइब सोल्जर्स देखने को मिलते थे, और अलाइज भी देखने को मिलते थे। अलाइज बेसिकली फ्रेंड्स हुआ करते थे, कि हाँ जब जरूरत पड़े तब अलाइज को भी बुलाया जाता था। तो एक तो स्टैंडिंग आर्मी है ही, और उस स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जरूरत पड़ने पे कुछ ट्रूप्स को टाइम टू टाइम ही बुलाया जाता था। और इसके साथ आज की हमारी जो बातचीत है वो खत्म हो गई। देखो बेहद इजी सी बातचीत है, मोटे मोटे तौर पे इस स्ट्रक्चर को याद रखो। और भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के बारे में आगे चलते हम बात करेंगे, अगले सेशन में हम पढ़ेंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।